हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है। ये बुक पूरी हमने कंप्लीट करवाई है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक दक्षता। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह को पारिस्थितिक दक्षता के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? पारिस्थितिक दक्षता के रूप में से जाना जाता है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिक दक्षता उच्च दक्षता का वर्णन करती है, जिसमें ऊर्जा को एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है। और पारिस्थितिक दक्षता क्या होती है? उस दक्षता का वर्णन करती है जिसमें ऊर्जा को एक पोषी स्तर से दूसरे पोषित स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड होता है उल्टा पिरामिड। कैसा होता है? उल्टा पिरामिड होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, किसी तालाब परितंत्र में जैव मात्रा पिरामिड उल्टा होता है। कैसा होता है? तालाब परितंत्र में जैव पिरामिड जो होता है वह उल्टा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो हैं वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले पढ़ने हम लोग एक पॉइंट और दिया गया है यहाँ पे, देखो वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले एक देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, दृष्टिहीनता, त्वचा का जलना आदि रोग हो सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्षरण होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण होता है वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो घरों में जो क्या होता है, घरों में जिसे हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उसमें से कौन सी गैस होती है? उसमें से होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी गैसें जो हैं कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प। ये सारी गैसें कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं आप लोगों को। ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो एल्युमिनियम फॉइल है, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसके बाद कपास, जानवरों की हड्डियाँ और लकड़ी, ये तीनों जो दिए गए हैं ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल सामग्री हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण या फिर बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की हड्डियाँ, लकड़ियाँ आदि बायोडिग्रेडेबल हैं। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि जो जैविक पदार्थ हैं किसकी अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं, तो बताएंगे हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसमें? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो अपघटित किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। परितंत्र के 2 मूल घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। कौन कौन से जैविक और अजैविक घटक ही परितंत्र के 2 मूल घटक होते हैं। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, परितंत्र इकोसिस्टम
1935 में एजी टॉम्फ्ले द्वारा पाचकी प्रतितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। टॉम्फ्ले के अनुसार प्रतितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें उसकी रचना होती है, कौन कौन से, अजैविक और जैविक। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पाचकी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बताएंगे हम लोग एजी टॉम्फ्ले ने। किसने? एजी टॉम्फ्ले ने। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, सर्वप्रथम पाचकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। पाचकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टॉम्फ्ले ने। किसने? एजी टॉम्फ्ले ने। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पाचकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पाचकीविद एजी टॉम्फ्ले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। अब पेपर में पूछ लिया जाए कि इकोलॉजी पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है, तो क्या बताएंगे हम लोग? एजी टॉम्फ्ले द्वारा। उसके बाद पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पाचकी तंत्र कहा जाता है। पाचकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहा जाता है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहा जाता है फाना। क्या कहा जाता है? फाना कहा जाता है। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग फ्लोरा। क्या कहते हैं उसको? फ्लोरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा अजैविक नहीं है, तो इनमें से जो कवक हैं इनमें क्या होता है? जान होती है और ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, जबकि पानी, हवा और मृदा ये तीनों अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव आते हैं। और उसके बाद प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी हो, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृति, ये अजैविक घटक होते हैं। अब देखो ऐसे समझ लेते हैं, जिनमें जान होती है वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, और जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, वो अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास। उसके बाद देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। किसके कारण? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, जर्नल जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थानों के लिए अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक काल के 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि तक सीमित रखना है, जिससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। और देखो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है कि जो पूर्व औद्योगिक काल के 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे वृद्धि को क्या तापमान जो है उसको कम रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। क्या होगा? प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। यहाँ पे बताना है कि जो है किसकी क्या है विलुप्ति हो गई, उसकी जनगणना के लिए एक प्रोटोकॉल आरंभ किया था। किसके लिए वो किया था? हिम तेंदुआ के लिए। हिम तेंदुआ के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में लुप्तप्राय प्रजाति की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। किससे? पादप संरक्षण से। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। चिपको आंदोलन यह एक पर्यावरण रक्षा पादप का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में चलाया गया था। यहाँ देखो चमोली जिले में चलाया गया था, और तब क्या था, उसका उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तो ये आता था किसके अंतर्गत? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और प्रेजेंट टाइम में आता है ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन चलाया किसने था? चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे?
सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कब चलाया गया? ये चलाया गया 1973 में। अब इसमें से क्या होता है कि जब लोग पेड़ काटते थे तो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो पेड़ों पे चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले हमें काटो, उसके बाद हम पेड़ों को काटने देंगे। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वह है संगठन ग्रीन पीस। कौन सा है? ग्रीन पीस। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कनाडा में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। अब इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? कनाडा में। कब हुई थी? 1971 में। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कितने हैं? 18। अब देखो हम लोग जान लेते हैं जो प्रमुख 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला नीलगिरी, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। उसके बाद नोकरेक, इसकी स्थापना हुई 1988 में। उसके बाद नंदा देवी, इसकी स्थापना हुई 1988 में। मानस 1989 में। मन्नार की खाड़ी की भी स्थापना 1989 में हुई। ग्रेट निकोबार 1989 में। सुंदरवन 1989। सिमलीपाल 1994 में। उसके बाद अगला है डिब्रू सैखोवा, इसकी स्थापना हुई 1997 में। दिहांग देबांग, इसकी स्थापना हुई 1998 में। पंचमढ़ी, इसकी स्थापना हुई 99 में, 1999 में। कंचनजंगा की स्थापना हुई 2000 में। अगस्ता मलाई की स्थापना हुई 2001 में। अचान कमार अमरकंटक की स्थापना 2005 में। और कच्छ या फिर ज्ञान भारती, इसकी स्थापना हुई 2008 में। उसके बाद शीत रेगिस्तान, इसकी स्थापना हुई 2009 में। और उसके बाद शेषाचालम पहाड़ियाँ, इसकी स्थापना हुई 2010 में। और उसके बाद सबसे नया कौन है? पन्ना, इसकी स्थापना हुई 2011 में। और यही हमारे 18 बायोस्फीयर जो है क्षेत्र हैं ये हमारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है लखीमपुर खेरी में। कहाँ पे? लखीमपुर में। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, मोहना और फुहौला नदी के बीच, किसके बीच स्थित है? दुधवा जो स्थित है वह स्थित है मोहना और फुहौला नदी के बीच। और कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जिले में है। और ये किसको मिलाकर बनाया गया था? किशनपुर अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया था। उसके बाद अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कहाँ पे? असम में। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्य दिए गए हैं, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के समीप अवस्थित है। उसके बाद दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं? आज जम्मू कश्मीर अवस्थित हैं। ये सारे स्थित हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं। दाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़, हेमिस नेशनल पार्क, काजीनाग और सलीम अली, ये सारे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। जो भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। उसके बाद घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलग्राम कर्नाटक में, इसे पहले मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? या बेलगाम कर्नाटक में है। और इसका पहले नाम क्या था? मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दांडेली स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। उसके
उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य पक्षी प्रेमियों को स्वर्ग कहा जाता है। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए पक्षी प्रेमियों को स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहते हैं, तो बताएंगे हम लोग दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद यहाँ पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के प्रमुख जीव हार्नबिल, ब्लैक पंथर, मालाबार गिलहरी, मंट जैक, भौंकने वाला हिरण, उसके बाद हाथी, किंग कोबरा तथा मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि मंट जैक, भौंकने वाला हिरण, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो है भौंकने वाले हिरण को किस नाम से जानते हैं, तो बताएंगे हम लोग मंट जैक के नाम से। किसके नाम से? मंट जैक के नाम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीटम झील और फुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीटम झील और फुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है आगरा के पास। किसके पास? आगरा के पास। अब आप देखो कुछ पॉइंट दिए गए। कीटम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे NH-2 पर स्थित है। कीटम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे फुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इस पक्षी विहार में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 12 प्रजाति के स्तनपायी और 18 प्रजाति के सरीसृप का यह ठिकाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम स्थित है केरल में। कहाँ पे? केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। थट्टेकट पक्षी अभ्यारण्य कोडमंगलम केरल में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुई थी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल की कहाँ पे स्थित है, केरल की कौन सी जगह पे स्थित है, तो बताएंगे हम लोग कोडमंगलम। उसके बाद नेक्स्ट है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा स्थित है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ प्रमुख अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके से संबंधित राज्य दिए गए हैं, जैसे कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। शिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और उसके बाद अगला है, मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटका में है। फाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। गाना पक्षी विहार राजस्थान में है। और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। और ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।